अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज जो है वो मई जून 2024 पेपर 3 वेरिएंट 3 करेंगे। दैट्स A2 लेवल इकोनॉमिक्स। हमारा एक 1 आवर 15 मिनट्स का पेपर है। आ जाए। फर्स्ट MCQ क्या कह रहा है हमसे? विच स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज करेक्ट? ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है भाई, कौन सा कॉन्सेप्ट यूटिलिटी के बारे में करेक्ट है। ठीक है, diminishing marginal utility means that प्रोड्यूसर्स की बात होती है मार्जिनल यूटिलिटी में, ये कंज्यूमर की तो ये हो गया गलत। ठीक है ना। नेक्स्ट, इफ मार्जिनल यूटिलिटी इज अबव एवरेज यूटिलिटी, ठीक है, एवरेज यूटिलिटी मस्ट बी राइजिंग। अब देखो इसमें इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है ना। तो अगर ये कह रहा है कि यार अगर जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी एवरेज यूटिलिटी से ज्यादा होगी ना, तो आपकी एवरेज यूटिलिटी बढ़ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो है अपने एवरेज मार्क्स से ज्यादा मार्क्स ले आता है। ठीक है ना। एक स्टूडेंट है, वो अपने एवरेज मार्क्स से ज्यादा मार्क्स लेके आ जाए नेक्स्ट अटेम्प्ट में, तो ऑब्वियसली जो उसकी साल की एवरेज है वो क्या होगी, बढ़ेगी ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज अबव एवरेज यूटिलिटी, देन द केस विल बी डिफरेंट। ओके जी। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया कंप्लीट। ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन अगले पॉइंट्स भी पढ़ेंगे। फिर ये क्या कह रहा है, द इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल सेज कंज्यूमर गेट्स इक्वल सेटिस्फैक्शन ऑफ ईच आइटम परचेज। ठीक है, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल जो है वो क्या कहता है, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल के बारे में, कंज्यूमर जो है जब सेटिस्फैक्शन की बात करता है तो वो ये कहता है कि यार MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंट इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अनदर गुड पर डॉलर स्पेंट। ठीक है ना। तो ये हमारे पास हमने पढ़ा MUX ओवर PX इज इक्वल टू MUY ओवर PY। इस तरह की तो ये कोई बात कर नहीं रहा हमसे यहाँ पर, तो ये हो गया कैंसिल। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट केस। अब हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, टोटल यूटिलिटी कंटिन्यूअली राइजेस एज लेवल ऑफ कंजम्पशन राइज। ये बात तो गलत, आपको पता है टोटल यूटिलिटी का ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट्स बी। ओके जी। सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। The diagram shows indifference curve I1 and I2 and a budget line T। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हो कि ये आपका जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बन रहा है। ठीक है ना। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपने लिखा ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां पर होती है मैक्स सेटिस्फैक्शन। ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये कह रहा है विच कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई गिव्स कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। हमने ऊपर ही सॉल्व कर लिया। हमें नहीं पता था ये क्वेश्चन क्या पूछेगा, लेकिन हमने सॉल्व जो है वो उसको ऊपर ही कर लिया, जैसे कि ये। ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, अगर सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करनी है तो सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करने के लिए कंज्यूमर को जो है वो सबसे बेस्ट पॉइंट ऑन द इनडिफरेंस कर्व तक पहुंचना होगा। ठीक है ना। और जितना इनडिफरेंस कर्व अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा उतना ही ज्यादा उसकी सेटिस्फैक्शन होगी। मोर ओवर जहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अकर कर रहा होगा वहीं पर वो सबसे ज्यादा सेटिस्फाई होगा। इसीलिए इसका आंसर इसके अलावा हो नहीं सकता। तो ये हमारा बड़ा ही बेसिक MCQ था, तो इस पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है ना। बाकी हम क्यों अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको भाई, a medical team provides vaccinations for children to prevent an outbreak of an infectious disease। ठीक है ना। Why would this be described as a positive externality? भाई ये कह रहा है कि अगर जो है वो एक मेडिकल टीम आती है, वैक्सीनेशन कर रही है बच्चों की, ताकि वो जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो फैले नहीं। ठीक है ना। एडिशनल बेनिफिट माइट बी गेन्ड एज डिजीज नो लॉन्गर स्प्रेड्स। क्या हुआ, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी भाई वो बेनिफिट होता है जो थर्ड पार्टीज को मिले। ठीक है ना। जो कि बेसिकली आपके ओरिजिनल ट्रांजैक्शन का हिस्सा ना हो। अब जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगेगी तो सोसाइटी में जो दूसरे हैं उन तक वो बीमारी नहीं फैलेगी ना। तो उन लोगों को भी बेनिफिट होगा जिन्होंने पे नहीं किया फॉर द वैक्सीन।
तो हमारे पास इसका आंसर ए होना चाहिए, मगर बी क्या कह रहा है, एनी काइंड ऑफ मेडिकल हेल्प विल इम्प्रूव द चिल्ड्रन कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन। यहाँ पर उस बच्चे की बात हो रही है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी तो थर्ड पार्टी को होती है ना, ये होती है थर्ड पार्टी को। नो एक्शन कुड बी टेकन अनलेस मेडिकल टीम इंटरवीन, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना हमारे सवाल से। सोशल बेनिफिट्स ऑफ वैक्सीनेशन आर लेस देन सोशल कॉस्ट, इसका हमें कोई इल्म नहीं है क्योंकि उसने कुछ बताया हुआ नहीं, हमें क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। हमारे पास थ्री जो है उसका आंसर ए हो जाएगा। आ जाते नंबर फोर पर। द डायग्राम शोज द कॉस्ट एंड रेवेन्यू कर्व्स ऑफ अ फर्म, ठीक है ना, कॉस्ट एंड रेवेन्यू कर्व्स ऑफ अ फर्म बता रही है डायग्राम। which output level will enable a firm to achieve its objective of maximizing its revenue। रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या हो गया भाई, कि आपका टी आर जो है वो होगा मैक्सिमम पे, उसके लिए आपका एम आर जो है वो जीरो होना चाहिए। एम आर जीरो का है, आप देख सकते हैं, बाकी कहीं पे भी एम आर जीरो नहीं है, सिर्फ यही इसी पॉइंट पे एम आर जीरो है, ठीक है ना। तो जब एम आर जीरो होगा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर अगर ये सी पे ज्यादा क्वांटिटीज बेचता है तो भी तो उसका रेवेन्यू ज्यादा होगा। भाई नहीं, डी पर है वो, तो भी तो उसका रेवेन्यू ज्यादा होगा। भाई नहीं, अब समझें, सी पर वो एलोकेटिवली एफिशिएंट है, एम सी इज इक्वल्स टू प्राइस, ठीक है। देन उसके बाद वो डी जो है उस पे वो है कंटेस्टेबल मार्केट पर, ठीक है ना। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि कंटेस्टेबल मार्केट के साथ साथ वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन पर भी है क्योंकि ज्यादा माल बेच रहा है, अग्रीएबल फैक्ट है। लेकिन यार रेवेन्यू ज्यादा नहीं हुआ, रेवेन्यू कहाँ ज्यादा होता है, जहाँ एम आर जीरो हो। और जो इससे पहला पॉइंट वो एम सी टू एम आर का है, वो प्रॉफिट मैक्स लेवल है, तो इसलिए आपके पास इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव। oligopoly firm seeks to maximize profits, ठीक है। How will this affect the pricing behavior of oligopoly firms involved in a non-collusive market? भाई सबसे पहले तो इस सवाल को देख लें। एक ओलिगोपोली फर्म है जो चाह रही है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए उसका, ठीक है ना। How will this affect the pricing behavior of oligopoly firms involved in non-collusive market? Non-collusive market है, ठीक है। अब सवाल ये है कि नॉन कल्यूसिव मार्केट में क्या होता है। नॉन कल्यूसिव मार्केट में हमारे पास होता है किंक डिमांड कर्व, और किंक डिमांड कर्व में प्राइसेस क्या रहती हैं, अनचेंज रहती हैं, ठीक है ना। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, प्राइसेस अनचेंज, ठीक है, क्योंकि नॉन कल्यूसिव है ना, कल्यूड हुई होती तो फिर सब लोग एक साथ मिल जाते और प्राइस बढ़ा देते। अब यहां पर ए क्या बोल रहा है, अ प्राइस इज फिक्स्ड फॉर द प्रोडक्ट दैट नेवर चेंजेस थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। ये कभी भी ओलिगोपोली में हमने पढ़ा ही नहीं है। प्राइस तो चेंज होता है क्योंकि मार्केट के हिसाब से प्राइस को चलाया जाता है। फर्म्स विल अग्री ऑन द लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉस्ट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। हो सकता है कोई कहे भाई मैं तो अग्री नहीं कर रहा, आपको एडवर्टाइज करना है करें, हम तो नहीं कर रहे। बात समझ आई। इफ वन फर्म raises its price, other firms will maintain their original price to increase their market share। यानी ये भले प्राइस बढ़ा है, ठीक है ना, अगर एक फर्म अपना प्राइस बढ़ा है तो दूसरी फर्म्स अपनी जो है वो ओरिजिनल प्राइस ही रखेंगी, ताकि उन दूसरे का कस्टमर जिसने प्राइस बढ़ाई है उसका कस्टमर मेरे पास आ जाए। ये बेसिकली कहाँ हम पढ़ते हैं, ये किंग डिमांड कर्व मॉडल में हम लोग पढ़ते हैं, जो चीज हम लोगों ने नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली में पढ़ी हुई है, ठीक है ना। क्लियर है, तो ये हमारे पास आंसर हो सकता है। इफ वन फर्म लोअर इट्स प्राइस, अदर फर्म्स विल इंक्रीज देयर प्राइस। नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए सी आंसर होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव का। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आ जाते हैं। क्वेश्चन सिक्स हमसे क्या कह रहा है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डेफिनेटली क्रिएट्स अ नेट सोशल बेनिफिट व्हेन द वैल्यू ऑफ सोशल बेनिफिट्स माइनस, अब समझो, समझो, नेट सोशल बेनिफिट, भाई आपको सोशल बेनिफिट्स निकालने ना, तो नेट सोशल बेनिफिट्स में से अगर, जैसे कि नेट सोशल बेनिफिट सॉरी आपको अगर निकालने,
तो आप क्या करोगे, आप जो है वो बेसिकली, आपके पास फॉर्मूला, नेट सोशल बेनिफिट के लिए आपको जो है, अगर ये नेट सोशल बेनिफिट है तो इसको बेसिकली पॉजिटिव होना जरूरी है, ठीक है ना, पॉजिटिव इन सेंस कि यार इसकी कोई पॉजिटिव वैल्यू हो, तभी नेट सोशल बेनिफिट है, वरना क्या होता, नेट सोशल कॉस्ट होता, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अब जो अगर डेफिनेट नेट सोशल बेनिफिट के लिए बात की जाए तो ये पॉजिटिव होना जरूरी है, पहली बात, ठीक है ना, तो उसका मतलब ये है कि भाई आपके सोशल बेनिफिट जो है इज ग्रेटर देन सोशल कॉस्ट, ठीक है, यानी अगर सोशल बेनिफिट माइनस सोशल कॉस्ट करेंगे हम लोग, तो हमारे पास जो है वो जो आंसर आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 - 3, तो आंसर क्या आएगा, +2 आएगा ना, बात समझ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्वेश्चन का मतलब है। तो भाई बेसिकली यहां पर अब सवाल ये कि अब सर इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना, तो भाई हमने क्या किया, हमने एक एक को अप्लाई कर दिया, देखो सीधी सी बात है, अगर सोशल बेनिफिट्स निकालने और उनको नेट निकालना है, ठीक है ना, तो हम अगर सिर्फ सोशल बेनिफिट निकालते हैं, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। ये कह रहा है भाई नेट सोशल बेनिफिट निकालो, ठीक है ना, तो सिंपल है भाई, नेट सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू सोशल बेनिफिट माइनस सोशल कॉस्ट, ठीक है। अब सोशल बेनिफिट माइनस सोशल कॉस्ट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो पॉजिटिव में आना चाहिए, तभी वो नेट सोशल बेनिफिट कहलाएगा। पहली बात, प्राइवेट बेनिफिट, प्राइवेट बेनिफिट तो होगा ही नहीं, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, होगा तो सोशल होगा। अब सवाल ये है क्या सोशल कॉस्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इधर देखो, अगर फॉर्मूला के साथ चलें, अगर फॉर्मूला के साथ चलें और सोशल बेनिफिट मान लो 5 है, माइनस +3, तो आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, राइट, ठीक है ना, तो आपके पास 2 आंसर आएगा। अगर, सुनिएगा बात को, सुनिएगा बात को, ठीक है ना, +2, अगर ये 5 माइनस यहां पर आता -3, तो आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो 5 और 3 8 हो जाते, ठीक है ना। अब खुद बताएं कि क्या ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इधर, दूसरी जो पॉइंट मैंने बताया, नहीं इधर अप्लाई नहीं हो रहा, सिर्फ इधर अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये है, अच्छा दिमाग आपका यहाँ काम ये कर रहा होगा, मेरा भी पहले दिमाग वहीं गया था, सोशल कॉस्ट इज नेगेटिव, तो भाई सोशल कॉस्ट दिमाग में तो नेगेटिव ही होती है, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट लाती है, लेकिन ये हमसे न्यूमेरिकल पूछ रहा है इस वक्त, इम्पैक्ट नहीं पूछ रहा, इसीलिए आपके पास इसका आंसर हो जाएगा सी। अगली चीज क्या है आपके पास, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच assumption इज essential फॉर अ मार्केट टू बी contestable, ठीक है, पहला बोल रहा है वो, अ मार्केट इज सप्लाइड बाय लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, ये तो परफेक्ट कंपटीशन हो गया, ठीक है ना, बहुत सारी फर्म्स हैं, ठीक है ना, तो ये तो परफेक्ट कंपटीशन की एग्जांपल है, कंटेस्टेबल मार्केट तो हुआ ही नहीं है। फर्म्स आर फ्री टू एंटर एंड लीव द मार्केट, ठीक है ना, यहाँ पर कंटेस्टेबल मार्केट में क्या होता है भाई, एंट्री और एग्जिट का फ्रीडम होता है, इसमें कोई वो शक की बात नहीं है। सर ये तो परफेक्टली कंपेटिटिव का भी होता है, ये तो परफेक्टली कंपेटिटिव का भी होता है, तो बी आंसर तो नहीं हो सकता। चलो भाई अब सी पे आते हैं, सी देखते हैं, फर्म्स कैन नॉट अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, फर्म्स कैन नॉट अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, देखो कंटेस्टेबल मार्केट में भी क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में फर्म्स एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमा सकती हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि सी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। अब आ जाते हैं डीपर, फर्म्स प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ठीक है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जो है ना, वो पहली बात होता है एक मोनोपोलिस्टिक में, और मोनोपोलिस्टिक में कोई कंटेस्टेबल मार्केट का कॉन्सेप्ट नहीं होता,
कंटेस्टेबल मार्केट का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है? एक मोनोपोली के अंदर हमने पढ़ा कंटेस्टेबल मार्केट, ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा रिलायबल आंसर है, दैट्स बी, ठीक है ना। बी में क्या बोल रहा है, ये जो फीचर है ये कंटेस्टेबल मार्केट का है, ये हमें परफेक्ट कंपटीशन में भी मिलता है, मगर जो बाकी तीन फीचर्स है ना, जैसे कि ए सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में, कंटेस्टेबल में नहीं है। सी जो है वो कंटेस्टेबल में है, आपके पास कंटेस्टेबल में तो होता ही है, ठीक है ना। जैसे कि कंटेस्टेबल एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, यहाँ कह रहा है कैन नॉट अर्न, तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना ये आंसर, ठीक है। बाकी डी तो मैंने आपको बता दिया क्यों गलत है, तो बचा आपके पास बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, अ फर्म दैट रेजेस कैपिटल थ्रू अ शेयर इशू, ठीक है, हैज टू सेटिस्फाई बोथ शेयर होल्डर्स expectations and management aims. The management aims to produce at non-profit maximizing output. यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर आपके पास जो है वो अ, जो मैनेजमेंट एम का एम है वो क्या है? टू प्रोड्यूस एट अ नॉन प्रॉफिट मैक्सिमम आउटपुट, ठीक हो गया। यानी वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे, ठीक है। विच स्ट्रैटेजी वुड नेसेसरली प्रिवेंट दिस एम? अब मैनेजमेंट का एम क्या है? प्रॉफिट नहीं कमाना, तो प्रॉफिट कमा लो। क्या क्या लिखा? विच स्ट्रैटेजी वुड नेसेसरली प्रिवेंट दिस एम, यानी ये वाला एम प्रिवेंट हो जाए, उसके लिए प्रॉफिट कमाए, तो ये एम प्रिवेंट हो जाएगा ना, फिक्सिंग आउटपुट वेयर एमसी इज इक्वल टू एमआर इन द लॉन्ग रन। तो हमारा ये वाला एम प्रिवेंट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना भाई, तो ये तो बड़ा हलवा है, ए हो जाएगा हमारा आंसर। नंबर 9 पे आ जाता है, ठीक है। बाकी मैंने 8 में डिस्कस नहीं करवाए क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। और बाकी सारे सेपरेटिंग ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ फर्म, इन दोनों की लड़ाई नहीं हो रही है, ठीक है ना। आगे हो सकती है लेकिन वो अभी नहीं हो रही, तो बताया नहीं है। रिवॉर्डिंग शेयर होल्डर्स मोर देन रिटर्न्स टू इनोवेशन, ठीक है, कोई ताल्लुक नहीं है इसका। ऑपरेटिंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इसने हमें बताया नहीं फर्म मोनोपोली है भी कि नहीं, ठीक है। A major UK chemical firm was bought by its rival, a Dutch chemical, ठीक है। दोनों केमिकल है, दोनों क्या है? केमिकल है। केमिकल फर्म, ये दोनों समझो एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म होगी, ठीक है ना। सेलर बोल देता, ये नहीं बोला इसने। केमिकल फर्म सिंपल है। व्हेन एन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वाली बात है ना, ये देखो दो फर्म्स आपस में मिल गई हैं। व्हाट डेफिनेटली अकर्ड व्हेन डच फर्म बॉट द यूके फर्म? अ पार्टनरशिप? नहीं भाई। इकोनॉमीज ऑफ स्किल? नहीं भाई। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन? हाँ भाई। इंक्रीज प्रॉफिट्स? अब देखो सर, प्रॉफिट भी तो इंक्रीज हुआ होगा ना, क्योंकि बड़े हो गए, जरूरी नहीं है। क्या पता एक लॉस मेकिंग हो, पता नहीं हमको, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन तो पक्की पक्की हुई है ना, इसीलिए आपके पास ये आंसर हो गया। अगला क्या आपके पास पॉइंट? नंबर 10 आपको क्या बोल रहा है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ फर्म क्लास्ड एज नेचुरल मोनोपोली, ठीक है ना। नेचुरल मोनोपोली का क्या मतलब है भाई? एक ऐसा मोनोपोली है, ठीक है, जिसके पास समझो एक डोमिनेंसी है, जो कि अब्बू है, ये समझ लो आप, ठीक है ना। और मतलब उसके जैसा कोई है ही नहीं, ऐसा समझ लो। नेचुरल मोनोपोली तब बनती है जब सबसे एफिशिएंट जो प्रोड्यूसर्स है ना, वो सिर्फ एक हो, ठीक है ना। वो सिर्फ क्या हो? एक हो। अब जब होता क्या है कि उनकी मार्केट में जब वो काम कर रहे होते हैं ना, उनकी इतनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट होती है, और ऐसे सिनेरियो में कोई भी उनके जैसा बन नहीं पाता, क्योंकि इतनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है ना। इट विल ऑलवेज ऑपरेट इन पब्लिक सेक्टर, जो कि बात गलत है, वो प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकती है। और नॉर्मल प्रॉफिट वो अर्न कर नहीं सकती, एबनॉर्मल अर्न करती है, ठीक है ना। इट विल हैव high barriers to entry and be a dominant producer possible. It will easily benefit from external economies of scale. अब देखें जरा, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है बेसिकली पूरी इंडस्ट्री के लिए होता है, एक फर्म के लिए नहीं होता। बात समझ रहे हैं? ठीक है ना, पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ आती है। नेचुरल मोनोपोली के लिए स्पेसिफिक हो ही नहीं सकता पॉइंट ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि वो अकेला बड़ा फर्म है। इट विल हैव हायर एवरेज कॉस्ट देन अ मोनोपोलिस्टिकली कंपेरेटिव फर्म।
ऐसा नहीं होता, इसका उल्टा होगा। नेशनल मोनोपोली की कॉस्ट कम होगी क्योंकि उसे उसे खुद को इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो रहे होंगे ना, इंटरनल। तो इसलिए आपके पास आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाए नंबर 11 पर। नंबर 11 आपको क्या बोल रहा है? The government can use policies to try and reduce the environmental damage caused by amount of rubbish garbage created by firms in the households. Which policy to reduce rubbish is most likely to lead to a government failure? ठीक है ना? An incentive payment for firm who reduce the level of rubbish, इससे तो गवर्नमेंट कामयाब हो जाएगा। ठीक है ना? गुड बिहेवियर का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है। A tax on the amount of rubbish a firm or household creates। अब समझिएगा बात को। ठीक है ना? जैसे कि टैक्स ऑन रबिश से बेसिकली गवर्नमेंट का फेलियर किस तरीके से अकर होगा, क्योंकि इसका लेवल सेट करना, भाई कितने रबिश पे कितना टैक्स है। ठीक है। टैक्स ज्यादा होगा कम होगा घर घर के हिसाब से एक्यूरेसी मेजर है, एक्यूरेसी मेजर करना मुश्किल है। ठीक है ना? तो ये बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। फिर डंपिंग होगी। ठीक है ना? लोग वेस्ट डंप करना शुरू कर देंगे, पता नहीं चलेगा किसी को। पता एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत आएगी ना इसको कैलकुलेट करवाने जाने की, हर घर में जाना, सॉरी, हर फर्म के पास जाना पड़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट फेलियर यहाँ हो सकता है। एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन, जो कि बेसिकली एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन अबाउट द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय रबिश। ठीक है ना? तो अगर जाहिर सी बात है, तो रबिश से जो जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो उन लोगों को भी आएंगे जिनकी खुद की फर्म है। तो शायद हो सकता है वो अफेक्ट इम्पैक्ट हो जाए उनको। तो फिर वो रबिश शायद ना क्रिएट करें। गवर्नमेंट ग्रांट्स फॉर रिसर्चिंग, अबे भाई बाकी तो पढ़ने लायक है नहीं, डी वाला। आ जाए नंबर 12 पर चलते हैं। नंबर 12 आपको क्या कह रहा है? व्हाट वुड supporters of a nationalized public transport service expect to be, दोबारा पढ़ता हूं मैं। What would supporters of a nationalized public transport service expect to be the most likely outcome from the privatization of train and bus service? ट्रेन और बस सर्विस जो है वो प्राइवेटाइज हो जाएगी। ठीक है ना? तो जो सपोर्टर्स हैं वो क्या एक्सपेक्ट करें? ठीक है ना? भाई उनको एक्सपेक्ट ये करना चाहिए कि जो नेशनलाइजेशन के सपोर्ट्स हैं ना, ठीक है ना, वो उनको पता है कि भाई जो भी प्राइवेट फर्म्स होती हैं वो प्रॉफिट से चलती हैं। ठीक है ना? तो वो क्या करेंगी, वो जितने भी अनप्रॉफिटेबल बसेस हैं या अनप्रॉफिटेबल रूट्स हैं उनको खत्म कर देंगी। अ फ्यूअर डेस्टिनेशन सर्व बाय ट्रेन्स एंड बसेस, जहाँ फायदा ज्यादा है वहीं जाएंगे वो लोग। पॉसिबल आंसर, लोअर फेयर्स हो नहीं सकते, प्रॉफिट मैक्स लेवल है। मोर फ्रीक्वेंट सर्विस टू ऑल डेस्टिनेशंस, नहीं। ठीक है ना? अनप्रॉफिटेबल होगा, डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेंगे वो। ठीक है ना? मोर पीपल एम्प्लॉयड इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, नहीं, वो तो कैपिटल इंटेंसिव पे जाते हैं ना जनरली, और वैसे भी कम से कम बंदों को रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा उनसे काम कराएंगे क्योंकि प्रॉफिट कमाना है। इसीलिए आपके पास आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 13 देख लेते हैं बेटा। नंबर 13 हमको क्या कह रहा है? वॉट विल कॉज अ हाउस होल्ड टू बी कॉट इन अ पॉवर्टी ट्रैप? ठीक है। पॉवर्टी ट्रैप में एक हाउस होल्ड कब फंस सकता है? अ हाउस होल्ड अर्न्स लेस देन द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, इसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलते हैं। ये पॉवर्टी ट्रैप की बात नहीं, ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। ठीक है। फिर ये हो गया गलत। अ हाउस होल्ड स्पेंड्स मोर देन इट अर्न्स इन अ मंथ, अर्निंग से ज्यादा स्पेंड करना बजट डेफिसिट है ना एक इंसान का, पॉवर्टी ट्रैप से तो रिलेटेड नहीं हुआ ये। ठीक है ना? अ हाउस होल्ड्स अर्निंग राइज एट अ लोअर रेट, नहीं, इसे लोअर रियल इनकम कहेंगे। एन एक्स्ट्रा डॉलर अर्न बाय हाउस होल्ड causes a greater loss in government benefits payments। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, समझिएगा बात को। ठीक है। पॉवर्टी ट्रैप बेसिकली तब होता है जब ज्यादा इनकम कमाने से, जो बेसिकली जब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ज्यादा इनकम कमाई जा रही है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से जो आपकी जो इनकम घर में उतर रही है,
जो आप इनकम घर में दे रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि आपको वो पैसे बड़े कम लगने लग रहे होते हैं। आपको लग रहा होता कि नहीं यार, अब हम जो है वो गुर्बत का शिकार है, ठीक है। और जो है वो फाइनेंशियली आपको ऐसा लगता है कि यार ये एक्स्ट्रा डॉलर जो है ना, जो मैं अर्न कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये भी बस मैं इसलिए अर्न कर रहा हूँ कि यार बस मेरा गुजारा हो सके। मैं बड़ा डरा हुआ हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे सिनेरियो में पॉवर्टी ट्रैप का इंसान शिकार हो सकता है, एक इकोनॉमी पॉवर्टी ट्रैप का शिकार हो सकती है, ठीक है ना। यानी एक एक्स्ट्रा डॉलर कमाने से गवर्नमेंट बेनिफिट्स पेमेंट में उससे ज्यादा लॉस हो जाता हो, ठीक है ना। ये वाली बात है, इसको कहते हैं पॉवर्टी ट्रैप सर। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये क्वेश्चन है सर, अगर इस तरह का हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसको सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे, बड़ा हमारे लिए मुश्किल होगा। तो सर आप एक काम करें, इसकी कोई एग्जाम्पल दे दें। तो भाई सर ने कहा बिल्कुल आपको एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? इसकी एग्जाम्पल ये होगी भाई कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात कर लें, सोचो जरा कि यार एक सिंगल मदर, ठीक है ना, जो बेसिकली गवर्नमेंट से बेनिफिट्स ले रही है, ठीक है ना। अब होता क्या है? होता ये कि यार फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जो है उसके हाउसिंग बेनिफिट्स हैं $400, ठीक है ना। फूड कूपन्स वो दे रही है $200 के एक मंथ के, ठीक है ना। चाइल्ड सपोर्ट दे रही है 150, ठीक है ना। अब उसको कितने मिल रहे हैं? $750। अगर आप कैलकुलेट करो 400, 200, 150, तो उसको जो है वो 400, 200, 150, ये बन गए 750, ठीक है ना। अब होता क्या है, उसे फॉर एग्जाम्पल उसे एक पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, ठीक है। उसे एक पार्ट टाइम जॉब मिल जाए जिसमें उसे पार्ट टाइम जॉब जिसमें उसे $800 मिल रहे हो, ठीक है। तो लॉजिकली सोचें, तो अगर उसको खुश, उसको $800 मिल रहे हैं तो उसे खुश होना चाहिए। लेकिन बात को समझना, अगर वो $800 जो है वो कमाना शुरू हो जाएगी तो उसके पास से वो $750 जो उसको मिल रहे हैं ना मुफ्त के, वो क्या हो जाएंगे? वो चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली पॉवर्टी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं, ठीक है ना। बेसिकली उस लड़की का नाम ले लो, इकरा, बिस्मा, सारा, जैनब, कुछ भी नाम ले लो, या जो है वो कुलसुम नाम ले लो, ठीक है ना। तो वो जो कुलसुम है ना, उसने $800 कमाए, लेकिन उसकी नेट इनकम वैसी की वैसी रही। बात समझ रहे हैं आप इसको, ठीक है। तो ये आपके पास, क्योंकि उसके जो बाकी $50 उसने जो एक्स्ट्रा कमाए वो तो दूसरे खर्चों में निकल ही जाएंगे ना, इधर उधर के खर्चों में। इतना वो ट्रैवल करेगी जॉब के लिए, तो वो तो निकल जाएंगे पैसे। बात समझ रहे हैं? पॉवर्टी ट्रैप तब आता है बेसिकली इकोनॉमी में। आ जाए भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 14 हमसे क्या कह रहा है? व्हाट विल कॉज एन आउटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड फॉर लेबर कर्व? यार बड़ा आसान है। अ डिक्रीज इन द टॉप रेट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स डिक्रीज हो जाए, ठीक है, अमीरों का। तो इससे तो और अमीरों के अलावा वैसे भी अगर जैसे कि टैक्सेस कम हो जाएंगे तो उसकी वजह से लोगों की इनकम जो है वो बढ़ जाएगी, राइट। तो इनकम टैक्स के कट होने से बेसिकली सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा जी, बी क्या बोला? एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द फाइनल प्रोडक्ट, इससे डिमांड फॉर लेबर डायरेक्टली कनेक्टेड है। डीराइव डिमांड का जो कॉन्सेप्ट हमने बचपन से सीखा है कि फाइनल प्रोडक्ट की डिमांड में इंक्रीज हो गया तो लेबर की डिमांड में भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि लेबर की डिमांड एक डीराइव डिमांड होती है। फिर आ जाता है एन इंक्रीज इन सब्सिडीज टू फर्म्स। भाई सब्सिडीज से कॉस्ट गिरती है, ठीक है ना। तो उससे क्या वो लेबर की डिमांड बढ़ा देंगे? नहीं बढ़ाएंगे। क्यों नहीं बढ़ाएंगे? मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्टली कभी भी लेबर की डिमांड शिफ्ट नहीं करेगी। वो क्या करेंगे? वो होता है वो सब्सिडी को मशीनरी में यूटिलाइज कर ले, ठीक है ना।
उस सब्सिडी को वो अपने पास रख लें, कॉस्ट घटानी है ना हमें। लेबर और हायर कर लेंगे तो प्रॉफिट्स तो गए। जब काम हो रहा है उन्हीं लेबर से, तो सब्सिडीज को अपने पास संभाल कर रखो। इंक्रीजिंग द साइज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, इससे सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगा, डिमांड नहीं। इसीलिए हमारा आंसर जो है वो बी होगा। बाकी हो जाएंगे कैंसिल। नंबर 15 पे आ जाते हैं। नंबर 15 हमको क्या कह रहा है? नंबर 15 हमसे कह रहा है, the diagram shows what happens when employees of a profit maximizing monopolist employer form a trade union and successfully negotiate a wage at OWT। OWT की उन्होंने सक्सेसफुली वेज नेगोशिएट करवा ली। ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ न्यू वेज रेट ऑन एम्प्लॉयमेंट? भाई एम्प्लॉयमेंट जो है, अब देखें, पहले एम सी इज इक्वल टू एम आर पर था वो, ठीक है ना, और उसको पता था कि मैं इतनी तो वेज दूंगा, नहीं तो वो कम वेज दे रहा था। वो W1 दे रहा होगा और नंबर ऑफ वर्कर्स जो उसने हायर किए होंगे वो OQ1 तक के किए हुए होंगे, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अब वो आ रहा है OQ3 पे, ये MC इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट राइज होगी। इट राइजेस फ्रॉम OQ1 टू OQ3। ठीक हो गया। OQ1 से OQ3 पे चले जाएगा वो। ओके की रिपोर्ट है भाई। ये हो गया हमारे पास आंसर हमारा कंप्लीट। बाकी हो नहीं सकता। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस वाज पार्टली लिंक्ड टू द एक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है। कमर्शियल बैंक के एक्शन से फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो लिंक करते हैं, ठीक है ना। विच एक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक कुड हैव लेड टू फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है ना। बीइंग सब्जेक्ट टू टाइट कंट्रोल्स बाय द सेंट्रल बैंक ओवर क्रेडिट क्रिएशन। तो इससे तो फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आएंगे ना, क्योंकि पैसा पड़ा हुआ है हमारे पास, मुल्क में पैसा है, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने जो है वो पाबंदियां लगाई हुई होंगी, सही है ना, तभी। अच्छा जी। फिर ये कह रहा है होल्डिंग रिजर्व्स अबव द रिजर्व रेशियो अग्रीड विद द सेंट्रल बैंक। अगर रिक्वायर्ड से ज्यादा वो रिजर्व्स रख देता है, तो इसका मतलब ये उसने अपना रिस्क कम कर लिया ना। फाइनेंशियल क्राइसिस का रिस्क उसने कम कर लिया, क्योंकि उसको पता है कि मैं फंसूंगा, मेरे पास कैश है पीछे। फिर वो कह रहा है भाई, टेकिंग एक्सेसिव रिस्क बाय डिमांडिंग इनसफिशिएंट सिक्योरिटीज फ्रॉम बोरोवर्स, ठीक है ना। बेसिकली बोरोवर्स से इनसफिशिएंट सिक्योरिटी आप जो है वो मांग रहे हैं, ठीक है ना। बेसिकली ये एक ऐसी लेंडिंग है जो कि मैं इसको क्या कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, आप उन लोगों को लोन दे रहे हैं जो आपको पता है रीपे नहीं कर सकते, और आप कोलेटरल भी उनसे कम ले रहे हैं, ठीक है ना। इनसफिशिएंट सिक्योरिटी, बात समझ आए, इनसफिशिएंट सिक्योरिटी। आप उस हिसाब से उनसे कोलेटरल ले नहीं रहे, अब वो भाग गए, वो मर गए, कुछ भी हो गया, तो ये कहानी खराब हो जाएगी ना, आपका पैसा स्टक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो सकता है। वाइडनिंग द गैप इन फेवर ऑफ बैंक्स एसेट्स और लाइबिलिटीज, यानी एसेट्स का लाइबिलिटी से ज्यादा होना, तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है बेसिकली ये। तो हमारे पास सी आंसर हो जाएगा इसका। नंबर 17 पे आ जाते हैं। नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है? व्हाट इज मोस्ट लाइकली रिजल्ट फ्रॉम अ डिक्रीज इन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सवाल बोल रहा है कि व्हाट इज मोस्ट लाइकली रिजल्ट फ्रॉम अ डिक्रीज इन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है अ डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गुड्स एंड सर्विसेज पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग डायरेक्टली अनएम्प्लॉयमेंट लेवल से टाइड नहीं हो सकती। वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, उसका अनएम्प्लॉयमेंट से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं। अ डिक्रीज इन लेवल ऑफ गवर्नमेंट पेमेंट्स टू द अनएम्प्लॉयड, ठीक है ना। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में
आपके पास अगर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आता है, ठीक है ना। अगर ये गिरते हैं तो जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं वो कम हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी कम देने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबली एक राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। फिर डिक्रीज इन ट्रेड यूनियन मेंबरशिप। भाई ट्रेड यूनियन मेंबरशिप, ठीक है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और इसका जो कनेक्शन है वो बनता नहीं है। जरा समझें, ट्रेड यूनियन मेंबरशिप जो है वो बेसिकली वेज रिजिडिटी के ऊपर बात करती है, ठीक है ना। और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के गिरने से यूनियन मेंबरशिप नहीं गिरेगी, ठीक है। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स, इससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो, इंटरेस्ट रेट मैक्रो इकोनॉमिक रीजन है, ठीक है ना। और मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट है ये, उससे जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, लेकिन नेचुरल नहीं, ठीक है ना। सिक्लिकल जाहिर सी बात है कम हो सकती है, नेचुरल तो स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल होती है, ठीक है। अगला सवाल ये कह रहा है, the table gives the percentage rates of youth unemployment and total unemployment in France and UK in 2001 and 2005। फ्रांस का देखते हैं, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 2001 में 19.2, 2005 में 22.1 बढ़ गई है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। टोटल अनएम्प्लॉयमेंट 8.7 से 10.1 बढ़ गई है, ठीक है। यूके की बात करें, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 12 से 12.5 बढ़ी है, मगर फ्रांस के मुकाबले में कम परसेंटेज से बढ़ी है, ठीक है ना। और टोटल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या हुई, गिरी है, ठीक है ना। पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। मतलब ये नेगेटिव लिखने का मतलब ये कि कम हुई है ना, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द टेबल, फ्रांस एंड यूके एक्सपीरियंस्ड सेम ट्रेंड्स, ये बात गलत है, क्योंकि टोटल अनएम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड अलग अलग है, ठीक है। फ्रांस had higher number of unemployed people than the UK, नंबर ऑफ पीपल दिए हुए, नहीं दिए हुए ना, कैसे मालूम करेंगे, ठीक है ना। परसेंटेज दिया हुआ है, नंबर नहीं दिया हुआ है। फिर क्या अगला हमारे पास, यूके यूज डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम फ्रांस। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन तो दोनों एक ही यूज करेंगे यार, इलॉजिकल बात है। द यूके वाज मोर सक्सेसफुल देन फ्रांस इन कंट्रोलिंग अनएम्प्लॉयमेंट, आप देख सकते हैं उसका यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है 0.5% से राइज हुआ है, ठीक है ना। इसका ज्यादा परसेंट से राइज हुआ है, मोर ओवर इसका ये वाला रेट कंट्रोल हुआ है, कम हुआ है, तो इसलिए डी आंसर होगा इसका। 19 पे आ जाए, व्हाट इज नेसेसरली अजम्पशन ऑफ किनेशियन मल्टीप्लायर मॉडल। देखो किनेशियन मल्टीप्लायर मॉडल जो है ना, उसमें होता क्या है, ठीक है, उसकी क्या अजम्पशन है, ठीक है ना। अब किनेशियन मल्टीप्लायर मॉडल के काम करने के लिए बेसिकली जरूरी है कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, ठीक है ना, तो लोग जो है वो जाहिर सी बात है सेव करेंगे ना, ऐसा ही है, ठीक है ना। तो यानी लोग अपनी इनकम बढ़ेगी तो उनका जो परसेंटेज ऑफ सेविंग है वो भी बढ़ेगा, तो यानी एमपीएस बढ़ जाएगा, और एमपीएस बढ़ेगा तो आपको पता है एपीएस भी बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर पहला वाला पॉइंट देखें, ठीक है ना, इंक्रीज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ती है, सेविंग भी बढ़ती है, सीधी सी बात है, फ्लेक्सिबल कॉस्ट एंड प्राइसिंग, ठीक है ना। किनेशियन मॉडल में बेसिकली हम अज्यूम करते हैं कि प्राइसेस आर स्टिकी, यानी फ्लेक्सिबल नहीं है वो, ठीक है ना। फिर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज बेसिकली इज, जो फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स जो है इस मॉडल का ऑपोजिट अजम्पशन है। स्पेयर कैपेसिटी जरूरी है ताकि एक्स्ट्रा स्पेंडिंग जो है वो रियल आउटपुट को इंक्रीज कर सके, ठीक है। देन ओपन इकोनॉमीज, अब कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। मल्टीप्लायर जो है वो बेसिकली क्लोज्ड इकोनॉमीज पे भी अप्लाई होता है, ठीक है ना। मल्टीप्लायर है ना ये, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर में क्या होगा बेसिकली कि पैसा मल्टीप्लाई हो,
ठीक है ना, तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी भी हो सकता है, जरूरी नहीं उसके लिए ओपन इकोनॉमी हो। दुनिया भर में हम अज्यूम करते हैं कि यार चलती ही क्लोज्ड ओपन इकोनॉमी है, मगर ये क्लोज्ड इकोनॉमी भी पॉसिबल है। नंबर 20 पे आ जाते हैं भाई। द टेबल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन जर्मनी फ्रॉम 2019 टू 2022। अच्छा जी, 2019 में इन्फ्लेशन माइनस में था, अनएम्प्लॉयमेंट प्लस में था। 2020 में इन्फ्लेशन बेहतर हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बेहतर हुआ है, राइट। 2021 में इन्फ्लेशन जो है आपके सामने पॉजिटिव में आ गया, ठीक है ना। मैं दोबारा बोलूंगा, 1.9 माइनस था तो डिफ्लेशन था, 1.6 माइनस था तो भी डिफ्लेशन था, मगर डिफ्लेशन थोड़ा बेहतर हुआ 2020 में, ठीक है। 2021 में इन्फ्लेशन है और आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.7 है। 2022 में भी इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.2। आप नोट कर सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बेसिकली कम होता जा रहा है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है आपसे, सम थ्योरीज आर्ग्यू दैट इन्फ्लेशन रेट्स आर एट देयर लोएस्ट व्हेन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज लो, ठीक है ना, व्हेन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज लो, which year contradicts this expectation to the greatest extent। ग्रेटेस्ट एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा, ठीक है ना। अब जो फिलिप्स कर्व की थ्योरी है वो कहती है लो अनएम्प्लॉयमेंट होगा। बेसिकली अगर आपको फिलिप्स कर्व के बारे में पता हो, फिलिप्स कर्व तो वो कहता है लो अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल्स टू हाई प्राइसेस यानी इन्फ्लेशन, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रडिक्शन तब होगा जब अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो लेकिन इन्फ्लेशन लो हो या फिर नेगेटिव हो, ठीक है। तो अब आप देखें जरा, 2019 को देखें सबसे पहले। 2019 में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है, इन्फ्लेशन का रेट सबसे लोएस्ट और डिफ्लेशन पे, तो हाईएस्ट कॉन्ट्रडिक्शन यहीं पे होना चाहिए। बाकी में तो हाईएस्ट कॉन्ट्रडिक्शन आ ही नहीं रहा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बाकी सारे केसेस में क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये हो गया 2019 में बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 6.4% है, यानी सबसे ज्यादा है। और इन्फ्लेशन यानी जो डिफ्लेशन है वो 1.9 माइनस है, ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव है। तो यही हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन है और यही हमारा आंसर होगा। इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत हमें है ही नहीं। बाकी किसी पॉइंट में हम पॉसिबली आंसर दे नहीं सकते। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, the diagram represents the short run Phillips curve SRPC and SRPC2 and long run Phillips curve in an economy where NRU is the natural rate of unemployment, ठीक है। The economy is originally in equilibrium with no inflation, okay। If government introduces fiscal stimulus, ठीक है ना, आ जाओ भाई, फिस्कल स्टिमुलस, इसको मार्क कर लेते हैं। To reduce unemployment, monitors predict that there will be a series of movements before long run equilibrium is restored, ठीक है। अब समझें बात को, फिस्कल स्टिमुलस से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बेसिकली एनआरयू से नीचे जाएगा, ठीक है ना। और इकोनॉमी जो है आपके पास शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व 1 पे होगा, ठीक है ना। ये आपके पास इकोनॉमी ऑपरेट कर रहा है, ठीक है ना। आपके उसने आपको बताया है कि आपके पास आप जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पर एम पर, ठीक है ना। यहाँ पर उसने कहा है ना ऊपर कि भाई नो इन्फ्लेशन, तो आप एम पे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर अब सवाल ये, सर एम पे ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास आंसर में सी और डी बचता है, और ये दो तो हो गए कैंसिल, ठीक है भी। अब होगा क्या कि
सबसे पहली बात, आप SRPC 1 पे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना, और आप SRPC 1 जो है वो उस पे ऑपरेट कर रहे हो, तो अब लग गया फिजिकल स्टिमुलस, ठीक है। तो फिजिकल स्टिमुलस से जो आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट है, और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से जो है वो बेसिकली, समझो आप यहीं पर ऑपरेट करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल M पे ऑपरेट करेगा, ठीक है ना। अब अगर फिजिकल स्टिमुलस लगता है और अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, तो जाहिर सी बात है आपने टैक्स कम किए होंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ाएगा, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन आना चाहिए, यानी प्राइसेस क्या होंगी, बढ़ी होंगी। तो अब वो M से कहाँ मूव करेगा, अगर M से U2 पे मूव करता है तो प्राइस तो नहीं बढ़ रही, और M से अगर वो L पे मूव होता है तो सर प्राइस तो बढ़ रही है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या M से L का ऑप्शन है? नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जाएगा सिर्फ और सिर्फ M से K। तो ये चला गया M से K। सर ये M से K क्यों गया? तो भाई नोट करें ना, फिजिकल स्टिमुलस लगाए टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगी और प्राइसेस बढ़ेंगी, जो कि फिलिप्स कर्व का रूल है, ऐसा ही है। अच्छा जी, अब वर्कर्स रियलाइज करते हैं कि रियल वेजेस जो है वो बेसिकली गिर गई हैं, क्योंकि प्राइस बढ़ गई है ना। तो वो हायर वेजेस डिमांड करते हैं, ठीक है ना। हायर वेजेस जब वो डिमांड करते हैं, तो बेसिकली आपका, जब वो हायर वेजेस डिमांड करेंगे तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है भाई कि वो फिर से अपनी जॉब्स को स्विच करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? फिर से अपनी जॉब्स को स्विच करेंगे, यानी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, जो कि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट होता है ना, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो उसके बाद होगा ये कि आप SRPC 1, जो आपका ऑफिशियल SRPC है, उससे शिफ्ट होके आप चले जाओगे SRPC 2 पर। अब जब आप SRPC 2 पे जाते हो तो बेसिकली आपके पास एक ही पॉइंट आ रहा है, जो कि है L, ठीक है ना। तो इसलिए आपके पास जो बचता है एक ही पॉइंट, M to K to L, वो यही बचता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 21 था हमारा, ठीक है जी। 22, एन इकोनॉमी हैज अ सडन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन जो है वो सडनली इंक्रीज हो गया एंड कॉज्ड लार्ज राइज इन एनर्जी प्राइसेस, इट ऑल्सो एंटर्स अ रिसेशन विद राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। A decrease in which policy variable is most likely to reduce the impact of recession without increasing the price level further? प्राइस भी ना बढ़े, वो कह रहा है भाई प्राइस भी ना बढ़े और रिसेशन भी काउंटर हो जाए। अगर आप डायरेक्ट टैक्सेस रिड्यूस करते तो उससे प्राइस बढ़ जाएगी, कैंसिल करो, ठीक है ना। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाओगे तो प्राइस बढ़ जाएगी, कैंसिल करो। इनडायरेक्ट टैक्सेस, सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को मैंने, है तो आंसर ये गलत ही होगा, लेकिन ये मैंने पढ़ गलत लिया। डिक्रीज कह रहा है ना ये, तो अगर डायरेक्ट टैक्स डिक्रीज करेंगे तो प्राइस बढ़ेगी, फेयर इनफ, ए गलत हो गया। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से रिसेशन और बढ़ेगा ना, हमें रिसेशन को भी तो काउंटर करना है, इसलिए ये गलत है। इससे रिसेशन बढ़ेगा ना। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन अगर गिराते हैं तो उससे प्राइस तो नहीं बढ़ेगी, ऐसा ही है ना। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस गिराएंगे तो लोग जो है उनकी फर्म्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरेगी, तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जिससे रिसेशन से हम बाहर निकल सकते हैं। मोर ओवर वो सप्लाई बढ़ाएंगे तो उससे प्राइस वैसे ही गिरेगी, प्राइस नहीं बढ़ रही, तो ये पॉसिबल आंसर हमारा हो सकता है। इंटरेस्ट रेट गिराएंगे तो उससे इन्फ्लेशन आएगा, फेयर इनफ, हमारे पास आंसर हो गया सी। नंबर 23, व्हाट इज नॉट अ थ्रेट टू ग्लोबलाइजेशन? भाई ढूंढ लो सिर्फ इतना कि ग्लोबलाइजेशन को थ्रेट क्या है, ठीक है ना। ए पर आ जाते हैं, ठीक है ना। राइजिंग फियर ऑफ लूजिंग जॉब्स टू इमिग्रेंट वर्कर्स, ग्लोबलाइजेशन का थ्रेट, थ्रेट आ गया ये, ठीक है ना। जॉब्स जाने के डर से प्रोटेक्शनिज्म और बेसिकली एंटी ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज चल सकती हैं, ठीक है ना, तो एक थ्रेट हुआ ही है। फिर राइजिंग पॉलिटिकल टेंशन, ये तो जाहिर सी बात है थ्रेट है ही है, छोड़ दो उसको। चाइना और US आपके सामने एग्जाम्पल, ठीक है ना। फिर
ये आपसे कह रहा है स्ट्रॉन्गर ट्रेड यूनियन इन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग सब्स्टिट्यूट्स ऑफ इंपोर्ट्स। तो अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट्स, सॉरी, ऐसे सब्स्टिट्यूट्स हम बनाए जो इंपोर्ट्स के सब्स्टिट्यूट्स हैं, उन इंडस्ट्रीज में अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन होंगी तो इसका मतलब ये कि प्रोटेक्शनिज्म आप लगा रहे हैं तो ग्लोबलाइजेशन नहीं हो रही। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली फ्री ट्रेड की तरफ जाने की बात करती है, ठीक है ना, लिबर्टी की तरफ जाने का बात करती है, ठीक है ना। विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर इनएफिशिएंट इंडस्ट्रीज, इससे ग्लोबलाइजेशन को कोई थ्रेट नहीं है। इनएफिशिएंट इंडस्ट्रीज से अगर गवर्नमेंट सपोर्ट को विड्रॉल कर लिया जाए तो ग्लोबलाइजेशन को कोई थ्रेट होगा ही नहीं, क्योंकि ये एक्चुअली बेसिकली ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करेगा। जो लोग हैं वो और दूसरे प्रोडक्ट्स बाय करेंगे, और जो है वो मार्केट फोर्सेस जो है बेसिकली वो अपने आप को सर्वाइवल करने के लिए compete करेंगे इंटरनेशनल फर्म से। नंबर 24 पे आ जाते हैं बेटा। नंबर 24 में वो क्या कह रहा है, सिंगापुर हैज वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन densities in the world. It discourages car use through a high tax on second cars, ठीक है। Which additional policy would help to relieve road congestion in the short run? Limiting the total number of car licenses issued, हो गया आंसर। लेकिन इमोशंस के साथ नहीं खेलना, बी सी डी भी देखना, ठीक है ना। इनकरेजिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन द साइज ऑफ फैमिलीज, इससे रोड कंजेशन कैसे कम होगा? बहुत लंबा अरसा होगा उसके बाद जाकर आएगा। ये तो शॉर्ट रन कह रहा है। इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर बाय बिल्डिंग न्यू रोड, जिससे तो भाई और ज्यादा ट्रैफिक बढ़ जाएगा। रिप्लेसिंग डीजल कार बाय इलेक्ट्रिक कार्स, और गाड़ियां बढ़ जाएंगी। तो हो गया ना आंसर 24 का ए। 25 पे आ जाता है। 25 है, व्हाट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी? एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी में हम लोग क्या करते हैं, हम जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में, यानी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। फिस्कल है ये, पता नहीं अभी तक डेप्रिसिएशन, सॉरी पता नहीं क्या डीवैल्यूएशन है ये, और ये एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी का पार्ट है ये। तो ये हो सकता है आंसर हमारा डायरेक्ट टैक्सेस एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग का है, इंटरेस्ट रेट एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग का है, तो इसलिए आपके पास आंसर हो गया बी। नंबर 26 पे आ जाते हैं भाई। नंबर 26 आपको क्या बोल रहा है, व्हाट डज अ जे कर्व इफेक्ट शो? अ सक्सेसफुल करेंसी depreciation requires a sum of import and export elasticities of demand to be a greater than one, ठीक है। देखो, अब समझो बात को। इसने बोला क्या, ये मार्शल लर्न कंडीशन है, ये जेकब इफेक्ट नहीं है। बात समझे, हालांकि बात बिल्कुल सही है। ए जो है वो मार्शल लर्न कंडीशन को डिस्क्राइब करता है, मगर ये जेकब का इफेक्ट नहीं बता रहा। बी बोल रहा है आफ्टर करेंसी डिवैल्यूएशन द करंट अकाउंट इज लाइकली टू गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर। तो जेकब आपका ऐसे ही बनता है, देखें जरा, वर्स होता है फिर सही होता है ना, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। इसको कैंसिल कर दो। इन द शॉर्ट रन द डिमांड फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स टेंड टू बी इलास्टिक, ठीक है, कोई ताल्लुक नहीं जे कर्व से, और ये बात भी गलत है। बस हो गया यार, कोई ये दोनों गलत अजीब से एमसीक्यूज हैं, ठीक है। 27 पे आ जाते हैं। 27 क्या कह रहा है आपको, व्हाट इज मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज? अगर मल्टीनेशनल कंपनीज बढ़ जाए, अ डिक्रीज इन एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, गलत है, एडवांसमेंट्स तो होगी ना। अ डिक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई भी आएगा। एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, बिल्कुल, एक्सपोर्ट्स तो बढ़ सकते हैं। एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी जो हैं वो होस्ट कंट्री में बेसिकली जैसे ही प्रोडक्शन सेटअप करेंगी तो क्या करेंगे, जो है वो गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे, सिंपल है। एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, अब देखें, ये हो भी सकता है, ठीक है ना, मगर बात को जरा समझे। एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, अब मल्टीनेशनल कंपनीज की तादाद बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगी ना। वो बाद में जाके कैपिटल इंटेंसिव होगा, जरूरी नहीं है वो सिर्फ कैपिटल इंटेंसिव ही हो, उसके लिए तब भी उसको जॉब के लिए वर्कर तो चाहिए होगा ना, उसको मशीन चलाने के लिए वर्कर चाहिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट उल्टा जो है वो बेसिकली कम होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए, ठीक है।
तो हमारे पास हो गया आंसर। आ जाए, अगला क्या बोल रहा है वो हमको। The table shows the GDP and population of four countries. Which country is most likely to have the lowest SOL? बांग्लादेश का जीडीपी क्या है, पॉपुलेशन क्या है? सिंपल है, डिवाइड करो। तुमने 206.7 डिवाइड बाय 153.5, ये आ रहा है 1347। कैलकुलेट साथ साथ करो। इंडिया का क्या है, 2989 डिवाइड करो बेटा, ये है 2989। 0.1 नहीं लिख रहा मैं, 0.1 चलो लिख देता हूँ। डिवाइड बाय 1147.9। ठीक है, तो ये आ रहा है आपके पास, एक मिनट दें बेटा, 2604। ठीक है, फिर है आपके पास नाइजीरिया का। मैं इसको मार्क नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 292.7 डिवाइड बाय 13.3 इज इक्वल टू, एक मिनट दें बेटा अगेन, तो 2116। आप जब करेंगे तो आपके हो सकता है ये आंसर ना आ रहे हो, क्योंकि बेटा मैं इसको बिलियंस के जीरो और मिलियंस के जीरो है, रिमेंबर दैट। जब आप ये करेंगे तो आपके पास इस तरह के आंसर आएंगे। जैसे कि मैं आपको एक जो है वो जनरली, जैसे कि साउथ अफ्रीका का है, ठीक है ना, 467.1 डिवाइड बाय 43.8। तो मेरे पास, एक सेकंड रुकिएगा, 467.1 डिवाइड बाय 43.8। अब देखिए मैंने ये डायरेक्ट किया है, ठीक है ना, जो डायरेक्ट डायरेक्ट दिया है ना, 467.1 डिवाइड बाय 43.8, तो मेरा आंसर आ रहा है 10.6। ठीक है, मुझे अब क्या करना है, बिलियन में जीरो ऐड करना है। डेसिमल प्लेसेस अगर मैं आगे कर देता हूँ, डेसिमल प्लेसेस में आगे कर देता हूँ, उसका मतलब ये है कि 467.10 डिवाइड बाय 43.8, तो मेरा आंसर है 10,600। बात समझे आपको, यानी ये 467.100, ये बिलियंस के जीरो, जीरो ज्यादा होता है ना बिलियन में, मिलियन के मुकाबले में। ठीक है, तो वो आपने डेसिमल प्लेसेस, तीन डेसिमल प्लेसेस आगे बढ़ा दिया डेसिमल को, डिवाइड बाय 43.8 आपने कर लिया, तीन डेसिमल प्लेसेस आप आगे बढ़ाएंगे, रिमेंबर दैट। तो आपके पास 10644, ये जो मेरे आंसर्स आ रहे हैं ना, ये कैलकुलेशन के हिसाब से सही आ रहे हैं, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि एक मिलियन है और एक बिलियन है। तो भाई सबसे कम इनकम किसकी है, बंगाली। ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है ना, हैज द लोएस्ट इनकम। आ जाए, नेक्स्ट नंबर 29। What will increase the size of country's optimum population? ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ठीक है ना, राइज इन बर्थ रेट। भाई बर्थ रेट में इजाफा हो गया तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, लेकिन पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन जरूरी नहीं है बढ़े, ठीक है ना। देन लोअरिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है ना, यानी रिटायरमेंट एज को आप गिरा देंगे तो उससे वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो बेसिकली कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो उससे तो आप, ऑप्टिमम का मतलब ये है कि जितना रिसोर्स उसके हिसाब से, ठीक है ना, यानी पर पर्सन रिसोर्स ज्यादा हो। राइज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल अवेलेबल इन द कंट्री, क्या कह रहा है ये, कि अगर ऑप्टिमम पॉपुलेशन की बात करें तो बेसिकली ये वो साइज है जिसपे आउटपुट पर हेड जो है वो मैक्सिमाइज्ड हो। तो अगर कैपिटल स्टॉक्स बढ़ जाएंगे तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ेगी, सिंपल है। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन का साइज आ जाएगा हमारे पास, जो कि सी हो सकता है आंसर, मगर इमोशंस को साइड पे रखना है। और डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, इससे तो जो है, अगर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन पे भी जो है वो रिडक्शन आएगा, ठीक है ना। देन आपके पास आ जाता है नंबर 30। द टेबल शोज द वैल्यूज ऑफ जीनी कोएफिशिएंट फॉर सम कंट्रीज। 74.3,
जितना ज्यादा होगा जीनी कोएफिशिएंट उतनी इनकम इनइक्वालिटी है। इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन डेनमार्क देन इन फ्रांस। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसका जीनी कोएफिशिएंट कम है उसमें ज्यादा अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है। इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली इन नमीबिया देन जाम्बिया। इन नमीबिया देन जाम्बिया, जो कि गलत बात है। इनकम पर कैपिटा इज हायर। पर कैपिटा बताया नहीं ना हमको। देयर आर प्रोपोर्शनली मोर पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन भी नहीं बताई हुई हमको। तो हो गया ना आंसर भाई। ए हो गया 30 का, तो भाई हो गया मेरे बच्चों। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।